एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो एवरीवन, टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्वेश्चंस के महामैराथन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ टुडे हम लोग जो फिजिक्स से 2 चैप्टर करेंगे, केमिस्ट्री से जो है 1 चैप्टर करेंगे और बायोलॉजी से जो है 1 चैप्टर हम लोग करेंगे। सो यहाँ पे जो है पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर है, इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से परावर्तित होता है तो परावर्तन कोण कैसा होता है। तो जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से क्या होता है, मतलब यहाँ समतल दर्पण, इस पे आके प्रकाश क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, मतलब टकरा के वापिस आ रहा है, तो तब परावर्तन कोण जो होता है वह आपतन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण के बराबर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा एंड लास्ट ऑप्शन है आभासी और उल्टा। सो उत्तल दर्पण से जो कॉन्वेक्स मिरर से जो मतलब इमेज बनता है वह जो है आभासी और सीधा, मतलब कि क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसको। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी विशेषता परिवर्तित नहीं होती है। वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, दिशा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, आवृत्ति। जो फ्रीक्वेंसी होता है वह जो चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा है, उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस से दूर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। यदि हम कॉन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, फोकस से दूर रखते हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनेगा और बड़ा, अवास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा एंड लास्ट ऑप्शन में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो अगर हम किसी वस्तु को फोकस से दूर रख रहे हैं तो वह वस्तु का जो उत्तल लेंस में जो वस्तु को जब फोकस से दूर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वह वास्तविक और उल्टा, मतलब रियल बनेगा और क्या होगा, इन्वर्टेड उल्टा होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वह जो है क्या होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे होगा। तो यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है r/2, f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। तो जब इसे फॉर्मूला पर रखेंगे, f इक्वल टू r/2 वाले फॉर्मूला पर जब इसे रखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई f इक्वल टू 2 इंटू 20। तो 20 जब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 का तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो समतल दर्पण से जो प्लेन मिरर होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और सीधा क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, परावर्तन का नियम क्या कहता है। तो परावर्तन का नियम कहता है कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कि कोण I इक्वल टू हो जाएगा कोण R। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। सो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह जो है छोटा और आभासी होता है। क्या होता है, स्मॉल साइज का होगा और जो है रियल होगा। लेकिन क्या होगा, रियल होगा। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। f इक्वल टू r, f इक्वल टू r/2। थर्ड ऑप्शन है f इक्वल टू 2r एंड लास्ट ऑप्शन है f इक्वल टू r²। तो फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है वह होता है f इक्वल टू r/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधी होती है, आधा होता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस से बाहर रखने पर प्रतिबिंब क्या होता है। तो अगर हम उत्तल लेंस में फोकस को क्या करते हैं, वस्तु से बाहर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक होगा और उल्टा, आभासी और सीधा होगा कि कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, कि आभासी और उल्टा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह घटना क्या कहलाती है। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। तो जो समुद्र का रंग क्या होता है, जो समुद्र का जो कलर, जो समुद्र के वाटर का कलर ब्लू दिखाई देता है और
जो सूर्य क्या कलर क्या होता है, सूर्यास्त के समय अधिक चमकीला दिखाई देता है। यह सब क्या है, परिकिरण का परिणाम होता है, मतलब परिकिरण की घटना पर आधारित है। सो यहाँ पे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो वह घटना जो है अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की कौन सी विशेषता नहीं बदलती है? गति, दिशा, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति। तो आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी वही चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या बोल रहा है तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या रखेंगे, F = R/2 वाला फार्मूला रखा जाएगा। 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोकस दूरी F = 10 सेंटीमीटर दिया है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 20 सेंटीमीटर। जब हम इसको क्या करेंगे, F = 10 दिया है तो F = इसको हम क्या करेंगे 2 × 10 करेंगे, मतलब जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। देख सकते हैं जैसे वक्रता त्रिज्या R = 2F होता है तो 2 × 10 जब करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और बड़ा। तो जब कॉनकेव मिरर में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच, मतलब कि ये फोकस है और ये क्या है पोल है, इसके बीच में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा प्रतिबिंब जो बनेगा वह आभासी बनेगा, सीधा और बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है, लेंस का पावर और फोकस दूरी का संबंध क्या होता है? तो जो लेंस की क्षमता होती है उसे जो है डायोप्टर में मेजर किया जाता है। किसमें? डायोप्टर में। इसको आप लोग जानिए। P = F होगा कि P = 1/F मीटर में, P = F² एंड लास्ट ऑप्शन है P = 2F। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला P = 1/F मीटर में क्या होगा, लेंस के पावर और फोकस दूरी में संबंध होता है यही। तो देख सकते हैं लेंस की शक्ति डायोप्टर में इक्वल टू क्या होता है 1/, फोकस दूरी मीटर में। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक होता है कि आभासी, कि कोई नहीं कि केवल बड़ा। सो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है। क्या होता है? वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है। अगला प्रश्न है, परावर्तन में आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं, त्रिकोण बनाते हैं, एक ही तल में होते हैं, लास्ट ऑप्शन समान कोण पर होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, परावर्तन जब होता है तो उसमें आपतित किरण और मतलब आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं वह एक ही तल में होते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, अगर किसी दर्पण की शक्ति क्या है -5 डायोप्टर है तो उसकी वह क्या होगा? अवतल दर्पण है, मतलब उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल लेंस की अवतल लेंस। सो किसी दर्पण की शक्ति क्या है -5 डायोप्टर है, कितना है -5 डायोप्टर है, तो वह जो होगा अवतल लेंस होगा। क्या होगा? कॉनकेव लेंस होगा। अगला प्रश्न है, एक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 2 मीटर, 0.5 मीटर, 1 मीटर एंड लास्ट ऑप्शन 0.2 मीटर। तो 2 डायोप्टर क्या है, उसकी क्षमता और फोकस दूरी क्या है? तो अभी जो वहाँ पे P = बताए थे 1/F करके ऐसे फार्मूला था, तो उसी पर रखेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं F = 1/P दिया है तो 1/2 जब करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियमों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, यूक्लिड ने। यहाँ पे जो रहेगा न्यूक्लिड, ऐसे कुछ करके रहेगा न्यूक्लिड, ये ला है न्यूक्लिड। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा न्यूक्लिड। यहाँ पे जो दिया है न्यूक्लिड ने परावर्तन के नियमों को सबसे पहले परिभाषित किया था। देन यहाँ पे आ जाता है सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड मूवमेंट। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जब कोई वस्तु स्थिर हो और उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा तो वह वस्तु क्या करेगी? गति करने लगेगी, हवा में उड़ने लगेगी, स्थिर बनी रहेगी एंड लास्ट ऑप्शन नीचे गिरने लगेगी। तो कोई वस्तु है जो कि क्या है एक जगह कांस्टेंट फॉर्म में और उस पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है तो वह वस्तु जो होगा वह स्थिर बनी रहेगी, कांस्टेंट कंडीशन में होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? सो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह त्वरण से संबंधित है कि संवेग संरक्षण से कि जड़त्व से कि गुरुत्वाकर्षण से? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह जड़त्व से संबंधित है, विराम के जड़त्व, गति के जड़त्व से। और जो न्यूटन का तीसरा नियम है वह संवेग संरक्षण से संबंधित है।
अगला प्रश्न है बल का मात्रक क्या होता है। तो जो बल होता है उसका मात्रक जूल है कि न्यूटन कि वाट कि पास्कल। तो पास्कल जो है वह प्रेशर का मात्रक होता है, जूल जो है वह एनर्जी का मात्रक होता है और उष्मा का भी मात्रक होता है। न्यूटन क्या है, यही जो है फोर्स का मात्रक है, बल का मात्रक है। और वाट किसका है, पावर सामर्थ्य का मात्रक है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, न्यूटन। अगला प्रश्न है संवेग को कैसे परिभाषित किया जाता है। बल गुणे दूरी के द्वारा, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे वेग एंड लास्ट ऑप्शन है बल गुणे समय। तो संवेग को जो है द्रव्यमान गुणे वेग के द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अगला प्रश्न है जब दो वस्तुएं टकराती हैं और कुल संवेग समान रहता है तो यह किस नियम पर आधारित है। बल का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम एंड लास्ट ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जब दो वस्तुएं टकराती हैं और कुल संवेग क्या होता है, समान रहता है, तो यह जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है यदि कोई वस्तु बल के अनुप्रयोग से गति में आती है तो यह किस नियम को दर्शाती है। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, संवेग संरक्षण का नियम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यह न्यूटन के दूसरे नियम को दर्शाती है। अगला प्रश्न है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए क्या होता है। समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बल आवश्यक होता है, ऊर्जा लगानी पड़ती है, गति उत्पन्न होती है। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए जो समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब इसे जो है न्यूटन के तीसरे नियम को जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे यदि 10 न्यूटन बल एक वस्तु पर लगाया जाता है जिसका द्रव्यमान 2 kg है तो उसका त्वरण क्या होगा। 5 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एंड थर्ड ऑप्शन भी है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कोई वस्तु जिसमें 10 न्यूटन बल कार्य कर रहा है उसका द्रव्यमान 2 kg, तो उस पर जो त्वरण लगेगा वह जो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का लगेगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है जड़त्व किस पर निर्भर करता है। इनर्शिया, गति पर, बल पर, द्रव्यमान पर, दिशा पर। तो जड़त्व जो होता है वह द्रव्यमान मास पर क्या होता है, डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का संवेग स्थिर है तो इसका अर्थ है कि बल उस पर कार्य कर रहा है, वस्तु रुक रही है, बल और गति में परिवर्तन हो रहा है एंड लास्ट ऑप्शन है वस्तु समान वेग से चल रही है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, वस्तु समान वेग से चल रही है। अगला प्रश्न है जड़त्व किसका गुण है। ऊर्जा का, गति का, द्रव्यमान का, बल का। तो जो जड़त्व है वह जो है द्रव्यमान का मास का क्या है, गुण है, प्रॉपर्टी है। अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है। किलोग्राम, न्यूटन, जूल, मीटर। सो बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है बल के कारण वस्तु में क्या परिवर्तन हो सकता है। उसके आकार में, उसकी दिशा में, उसकी गति में, उपरोक्त सभी में। तो बल के कारण हम किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, दिशा में भी कर सकते हैं और गति में भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है संवेग का सूत्र क्या है। m मल्टीप्लाई ए, m मल्टीप्लाई बी, f मल्टीप्लाई डी एंड लास्ट ऑप्शन है v अपॉन t। सो संवेग का जो सूत्र हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का m इंटू v। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो यह जो जड़त्व के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है एक न्यूटन बल इक्वल टू कितना होता है। तो एक न्यूटन बल इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया था। गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, पास्कल ने। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जो है वह न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वह क्या होगा। गति करेगा, रूप बदलेगा, अवस्था में नहीं बदलेगा, उड़ने लगेगा। तो अगर किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वह वस्तु जो है अवस्था में नहीं बदलेगा, मतलब उसका जो पोजीशन ए है वह पोजीशन बी में चेंज नहीं होगा।
अगला प्रश्न, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो यह कहता है कि हर क्रिया की बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते तो हमारे वह वस्तु जो हमारे अपोजिट भी बल लगाता है। अगला प्रश्न है, बल लगाने पर वस्तु की गति में परिवर्तन होता है या किस नियम से स्पष्ट होता है? पहला, दूसरा, तीसरा एंड कोई नहीं। तो बल लगाने पर किसी वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, यह जो है न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है स्थिर वस्तुओं पर केवल गुरुत्वाकर्षण में, टकराव के समय, जल में। तो संवेग संरक्षण का जो नियम होता है वह जो है टकराव के समय लागू होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु चलती वस्तु पर बल जब किसी चलती वस्तु पर या फिर किसी चलती वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु क्या करती है? रुक जाती है, दिशा बदल सकती है, गति बढ़ा सकती है, उपरोक्त सभी। तो कोई भी वस्तु जो कि अपने मतलब बोले तो फंक्शन के टाइम में मतलब कि कार्य कर रही है, तो अगर हम उस पर बल लगाएंगे तो वह उपरोक्त सभी रूल को फॉलो करेगी, मतलब कि रुक जाएगी या तो दिशा बदल सकती है या फिर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, बल और त्वरण का संबंध किससे विपरीत? समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, कोई नहीं। तो बल और त्वरण जो है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन ए बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, समानुपाती। अगला प्रश्न है, गति का कारण क्या होता है? बल, तापमान, समय, ऊष्मा। सो गति का जो कारण होता है वह जो है बल होता है। अगर हम किसी वस्तु पे क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे तभी तो वह जो गति करेगा। अगला प्रश्न है, यदि द्रव्यमान दोगुना हो जाए और वेग समान रहे तो संवेग क्या होगा? आधा होगा, दोगुना होगा, समान होगा, शून्य होगा। तो यदि मास क्या हो रहा है, जो द्रव्यमान है वह दोगुना हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, यदि 5 न्यूटन बल 1 किलोग्राम वस्तु पर लगाया जाए तो त्वरण क्या होगा? तो 5 न्यूटन बल 1 kg ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एंड लास्ट ऑप्शन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, न्यूटन का दूसरा नियम हमें यह बताता है कि ऊर्जा का संरक्षण, बल और संवेग का संबंध, थर्ड ऑप्शन द्रव्यमान और ताप का संबंध एंड लास्ट ऑप्शन दूरी और समय और दूरी का संबंध। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है बल और संवेग मतलब कि फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप बताता है। अगला प्रश्न है, स्थिर वस्तु को गति में लाने हेतु क्या आवश्यक है? बल, द्रव्यमान, घर्षण, ऊष्मा। तो कोई भी वस्तु अगर सिचुएटेड है तो इसे हमें मतलब कि मोशन के स्टेट में लाना है तो हम इसे जो है बल लगाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि बल ना हो तो वस्तु क्या होगा? रुक जाएगी, उड़ने लगेगी, अपनी अवस्था में बनी रहेगी, पिघलने लगेगी। तो अपनी अवस्था में बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है तो वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है या क्वेश्चन सब रिवाइज हो रहा है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, त्वरण का नियम, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। सो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे जो लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व के नियम के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, न्यूटन का दूसरा नियम बताता है संवेग का संरक्षण, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया एंड लास्ट ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण का बल। सो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वह जो है मास और जो है मोमेंटम मतलब कि एक्सीलरेशन, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण के बीच संबंध बताता है। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो इसका मतलब क्या है? यदि कोई वस्तु जो है वह स्थिर है तो इसका मतलब है कि उस पर बल लग रहा है, वह बल के विरुद्ध है। उस पर शुद्ध बल इक्वल टू क्या है? शून्य, मतलब शून्य है। लास्ट ऑप्शन है उस पर त्वरण हो रहा है। तो यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो इसका मतलब है कि जो वस्तु है उस पर शुद्ध बल क्या है? शून्य है। अगला प्रश्न, न्यूटन के तीसरे नियम का प्रयोग किस घटना में देखा जा सकता है? गेंद का गिरना, चंद्रमा का घूमना, रॉकेट का उड़ना एंड लास्ट ऑप्शन पंखा चलाना या फिर चलना। सो ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का उड़ना जो है वह जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर क्या है? आधारित है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल यदि शून्य है तो वह क्या होगा? अपनी गति बदल देगी, वेग में कमी लाएगी, अपनी अवस्था बनाए रखेगी, टूट जाएगी। तो कोई वस्तु है जिस पर लगने वाला बल शून्य है तो वह वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, गति में वस्तु को रोकने वाला बल क्या है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। तो गति में वस्तु को रोकने वाला जो बल है
वह जो है घर्षण बल होता है, क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। अगला प्रश्न है संवेग का संरक्षण होता है केवल पृथ्वी पर, निर्वात में, बंद प्रणाली में, जल में। सो जो मोमेंटम होता है उसका कंजर्वेशन जो होता है वह जो है बंद प्रणाली में होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, इनक्लोज्ड सिस्टम। अगला प्रश्न है यदि बल वस्तु के वेग की दिशा में कार्य करे तो गति कम होती है, गति नहीं बदलती, गति बढ़ती है, वस्तु मुड़ जाती है। यदि बल वस्तु के वेग की दिशा में कार्य करे तो जो गति जो होती है वह क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है जब दो वस्तुएं टकराती हैं और कुल संवेग समान रहता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बहुत से क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। न्यूटन का कौन सा नियम यह बताता है कि बल का अनुप्रयोग वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है, सो दूसरा नियम जो है करता है। अगला प्रश्न है वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान और वेग। वस्तु का संवेग जो होता है मास और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है गति करते समय घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, गति की दिशा में, गति के लंबवत, गति के विपरीत और ऊपर की ओर। तो कोई वस्तु है अगर ये क्या कर रहा है, घर्षण कर रहा है, तो जो घर्षण बल होगा वह उसके जो विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा, मतलब हम इधर जा रहे हैं तो बल इधर लगेगा पीछे की साइड, तो गति के विपरीत दिशा में जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है यदि कोई वस्तु बल के अभाव में चल रही है तो वह रुक जाएगी, अपनी गति बनाए रखेगी, दिशा बदल देगी, गति बढ़ा लेगी। सो कोई वस्तु है जिसपे क्या हो रहा है, बल का अभाव, मतलब बल लगा ही नहीं है, तो वह वस्तु जो है अपनी गति में अपनी गति जो है बनाए रखेगी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है एक न्यूटन बल कितना होता है, तो एक न्यूटन बल जो है 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने वाला बल ही 1 न्यूटन बल होता है। अगला प्रश्न है यदि कोई वस्तु स्थिर है और उस पर बल लगाया जाए तो वह क्या करेगी, और स्थिर हो जाएगी, आकार बदल लेगी, गति में आ सकती है, गुरुत्व से ऊपर उठेगी। तो कोई वस्तु स्थिर है, इस पे एक बल लगा रहे मान लो, तो वह वस्तु जो है गति में आ सकती है, मतलब कि मोशन करने लगेगा। अगला प्रश्न है जब कोई कार अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे लोग आगे की ओर क्यों झुकते हैं, बल के कारण, संवेग के कारण, जड़त्व के कारण, त्वरण के कारण। तो यह जो है न्यूटन के फर्स्ट नियम, मतलब प्रथम नियम पर आधारित है, जो कि जड़त्व का नियम होता है। तो जड़त्व के कारण ही जो बस में बैठे यात्री या फिर किसी भी बाइक में या फिर किसी भी मतलब गाड़ी में बैठे यात्री क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं जब गाड़ी में क्या होता है, ब्रेक लगाया जाता है तब। अगला प्रश्न है कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो इसका क्या मतलब है, उस पर बल लग रहा है, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, उस पर शुद्ध बल शून्य है, वह रुकने वाली है। तो यदि कोई वस्तु समान गति से चल रही है तो इसका मतलब है कि उस पर जो शुद्ध बल लग रहा है वह क्या है, शून्य है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बल और त्वरण के बीच संबंध किस नियम से बताया गया है। तो बल और त्वरण के बीच संबंध जो न्यूटन के पहले नियम से, कि न्यूटन का तीसरा, कि न्यूटन का दूसरा, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। सो बल और त्वरण के बीच जो संबंध बताया गया है वह जो न्यूटन के दूसरे नियम से बताया गया है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन, न्यूटन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सो यहाँ से अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लेते हैं। हियर डियर स्टूडेंट, सो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री वाले चैप्टर को। तो यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब कि रोजाना की जिंदगी में जो रसायन का उपयोग करते हैं उस वाले चैप्टर से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न फर्स्ट दिया है एलोपैथिक दर्द निवारक पेन किलर में प्रयुक्त प्रमुख यौगिक कौन सा है, पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनॉक सोडियम, एंटीबायोटिक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला, डाइक्लोफेनॉक सोडियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, डाइक्लोफेनॉक सोडियम एक दर्द निवारक और सूजन रोधी इंफ्लामेटरी औषधि है जो मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में दी जाती है। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, दर्द कम करती हैं, बुखार कम करती हैं, बैक्टीरिया को मारती हैं या उनकी वृद्धि रोकती हैं, एसिडिटी बढ़ाती हैं। सो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वह जो है
मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर काम करते हैं, मतलब कि जो जैसे कि जो लिविंग बीइंग में होंगे, जो जीवित होंगे, उन्हीं पे वर्क करेंगे। तो एंटीबायोटिक जो है वह जो है बैक्टीरिया को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करती हैं और संक्रमणों के इलाज में प्रयुक्त होती हैं। अगला प्रश्न है, नींबू पानी में मौजूद साइट्रिक एसिड या फिर अम्ल एक प्रकार का क्या है? एंटीबायोटिक, संरक्षक, मिठास बढ़ाने वाला एजेंट, खट्टा स्वाद देने वाला अम्ल। तो नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और जो है, और नींबू क्या होता है, विटामिन सी का मेन सोर्स होता है, मतलब कि अच्छा स्रोत होता है एक विटामिन सी का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा डी वाला। नींबू में जो साइट्रिक एसिड पाया जाता है वह जो उसे खट्टापन, मतलब कि जो है खट्टा स्वाद देने का कार्य करता है, मतलब प्रदान करता है। यहाँ पे देख सकते हैं साइट्रिक अम्ल एक प्राकृतिक अम्ल है जो खट्टा स्वाद देता है और भोजन को ताजा बनाए रखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, साबुन और डिटर्जेंट के बीच जो है मुख्य अंतर क्या है? जो साबुन है और डिटर्जेंट, मतलब कि साबुन जिससे हम नहाते हैं और डिटर्जेंट जिससे हम कपड़े धुलते हैं, उनके बीच क्या डिफरेंस है? साबुन पानी में नहीं घुलते हैं, डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करते हैं, साबुन जंग उत्पन्न करते हैं, लास्ट ऑप्शन डिटर्जेंट अम्लीय होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करते हैं। डिटर्जेंट में ऐसे आयन होते हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए यह कठोर जल में भी झाग बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम मिठास आर्टिफिशियल स्वीटनर का एक उदाहरण कौन सा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, सोडियम क्लोराइड। सो सुक्रोज जो होता है वही क्या होता है? कृत्रिम मिठास का एक उदाहरण है। सुक्रोज एक कैलोरी रहित कृत्रिम मिठास है जो डायबिटीज के रोगियों द्वारा प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किस प्रकार की औषधि है? तो पेनिसिलिन एनाल्जेसिक है कि एंटीबायोटिक की एंटीसेप्टिक की ट्रैंक्विलाइजर। तो पेनिसिलिन जो है सबसे पहला पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जिसको मतलब कि अगर पूछा है कि पहला एंटीबायोटिक कौन है जिसकी खोज हुआ था, तो पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है जिसकी खोज फंगस में हुआ था, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक में पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है उसका खोज किया गया था। और जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। अगला प्रश्न है, दर्द निवारक औषधियां कहलाती हैं एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर, एंटीसेप्टिक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है, जो दर्द निवारक औषधियां होती हैं उन्हें एनाल्जेसिक कहते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एनाल्जेसिक दवाएं शरीर में दर्द की अनुभूति को कम करती हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में, रंग बनाने में, संरक्षक के रूप में, कृत्रिम मिठास में। तो जो सोडियम बेंजोएट होता है उसका उपयोग जो है हम लोग संरक्षक के रूप में करते हैं, किसमें? खाद्य प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं, भोजन को बचाने के लिए जो है जीवाणुओं से। अगला प्रश्न है, डायबिटीज रोगियों के लिए प्रयुक्त कृत्रिम मिठास क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। तो डायबिटीज रोगियों के लिए जो प्रयुक्त कृत्रिम मिठास या आर्टिफिशियल स्वीटनर है वह जो सुक्रोज होता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ट्रैंक्विलाइजर औषधियां किसके उपचार में प्रयोग होती हैं? दर्द के, संक्रमण के, मानसिक तनाव और अवसाद, बुखार। तो ट्रैंक्विलाइजर औषधियां जो होती हैं वह मानसिक तनाव और अवसाद में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक है? टिंक्चर आयोडीन, डाइक्लोफेनेक, सुक्रोलोज, एंटीबायोटिक। सो एंटीसेप्टिक पूछा है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, टिंक्चर आयोडीन। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक औषधियां किसके विरुद्ध प्रभावी होती हैं? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, सभी के विरुद्ध। सो एंटीबायोटिक जो है वह बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न, डिटर्जेंट की क्या विशेषता है? केवल नरम जल में कार्य करता है, कठोर जल में भी कार्य करता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, यहाँ जो है कठोर जल में भी कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न बोरिक अम्ल, यहाँ पे दिया अगला प्रश्न, बोरिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कृत्रिम मिठास, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, संरक्षक। सो बोरिक अम्ल का उपयोग जो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में किया जाता है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि हृदय रोग के उपचार में, मतलब कि हार्ट डिसीज में दिया जाता है? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, नीम एक्सट्रैक्ट एंड टेट्रासाइक्लिन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, एस्पिरिन, जिसे जो है एस्टिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एस्टिल
सैलिसिलिक एसिड, एस्टिल सैलिसिलिक एसिड। अगला प्रश्न है, एलर्जी की रोकथाम के लिए प्रयुक्त औषधियां क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, ट्रैंक्विलाइजर। सो ऐसी मेडिसिन जो कि एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए या फिर रोकने के लिए दी जाती है तो उन्हें एंटीहिस्टामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रसायन रंग और कपड़ों में प्रयुक्त होती है? डाई, एंटीबायोटिक, ट्रैंक्विलाइजर, एनाल्जेसिक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, जो डाई रसायन होता है इसी का उपयोग जो है कपड़ों में जो है प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? बेंजोइक अम्ल, एस्टिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने में प्रयुक्त वसा और क्षार का अपक्रिया उत्पाद क्या कहलाता है? डिटर्जेंट, अम्ल, एस्टर, साबुन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, साबुन। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट मुख्यतः क्या होते हैं? प्राकृतिक उत्पाद, सिंथेटिक रसायन, अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल। सो डिटर्जेंट जो होते हैं वह जो है सिंथेटिक रसायन होते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सुक्रोज की मिठास चीनी से लगभग कितनी गुनी अधिक होती है? 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 600 गुना। सो जो सुक्रोज होता है वह जो है चीनी की तुलना में, जो चीनी होता है माल्टोज शुगर होता है उसकी तुलना में 600 गुना क्या होता है? मीठा होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रसायन कृत्रिम मिठास नहीं है? एस्पार्टेम, सुक्रालोज, सिक्रिन, ग्लूकोज। सो ग्लूकोज जो है वह मतलब कि स्वीटनर में नहीं आता है, रसायन यह जो कृत्रिम मिठास या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर के फॉर्म में नहीं आता है। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आयोडीन का उपयोग होता है रोग प्रतिरोधक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, ट्रैंक्विलाइजर के रूप में। तो रोग प्रतिरोधक का उपयोग जो हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के किस क्षेत्र का संबंध औषधियों से है? औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन, एंड लास्ट ऑप्शन है पर्यावरण रसायन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, औषधि रसायन। फार्माकोलॉजी, जो फार्माकोलॉजी है उसी से है। अगला प्रश्न है, हृदय आघात की संभावना को कम करने के लिए प्रयुक्त दवा है? टिंचर आयोडीन, एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक, पेनिसिलिन। करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, एस्पिरिन। अगला प्रश्न, एंटीसेप्टिक दवाएं प्रयोग होती है आंतरिक संक्रमण के लिए, बाहरी घाव पर, मानसिक रोग के लिए, सिर दर्द में। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, बाहरी घाव पर जो एंटीसेप्टिक दवाएं यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे आ जाएगा बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे, लाइफ प्रोसेस। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन पूछा है, जीवन प्रक्रिया का मुख्य लक्षण क्या है? गति करना, भोजन करना, ऊर्जा का उपयोग, सांस लेना। तो लाइफ प्रोसेस का जो मेन लक्षण होता है वह यह होता है कि ऊर्जा का उपयोग, मतलब कि यूज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का उपयोग करना होता है। सभी जीवित प्राणी ऊर्जा का निर्माण और उपयोग करते हैं जो उन्हें जीवन क्रियाएं करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया किसके द्वारा होती है? केवल पेट में, केवल आंतों में, एंजाइम्स द्वारा, लार द्वारा। तो पाचन क्रिया जो होता है वह एंजाइम्स के द्वारा होता है और जो डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं अलग अलग उनके द्वारा जो है होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा सी वाला, एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस। अगला प्रश्न यहाँ पे, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, निस्पंदन, अपचयन। तो पौधों में भोजन का निर्माण जो होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में सबसे अधिक पोषण कहाँ होता है? पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, लास्ट ऑप्शन मुंह में। सो अगर पूछा जाए भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है या फिर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन के बारे में क्या पूछा है? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं, सॉरी, यहाँ पे अधिक पोषण पूछा है। तो एब्जॉर्प्शन जब होगा तभी पोषण होगा, जब क्या होगा डाइजेशन होगा तब एब्जॉर्प्शन होगा, जब एब्जॉर्प्शन होगा तब क्या होगा न्यूट्रिशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, छोटी आंत में। यहाँ पे देख सकते हैं छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण, एंडोसाइटोसिस, सक्रिय परिवहन, निष्कासित करना। सो अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र में वायु थैली किसे कहते हैं? श्वास नली को, श्वसनी को, एल्वेलाई को, ग्रसनी को। तो मानव में श्वसन तंत्र में वायु थैली जो है एल्वेलाई को कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, एल्वेलाई फेफड़ों में वायु की थैलियां हैं जहां गैसों का विनिमय होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो आपको याद कर लेना जे जे से जल हो जाएगा, या फिर मान लीजिए यहाँ से जैसे जाइलम हो गया। जाइलम तो ऐसे होता है XLYEM होता है, बट यहाँ पे हम ट्रिक के लिए बता रहे हैं ZZM करके या फिर JJM कर, जैसे भी याद कर पाए याद कर लीजिए। JJM जाइलम जो करता है जल और मिनरल्स का क्या करता है? परिवहन करता है। तो फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। सो जल का परिवहन और मिनरल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी अर्कली में, मतलब कि यहाँ पे किस अलिंद में आता है? यहाँ पे अलिंद रहेगा, क्या रहेगा? अलिंद। इसे इंग्लिश लिख उठा है यहाँ पे अलिंद, अलिंद का यहाँ पे इंग्लिश लिख उठा है। तो दाएं अलिंद में, बाएं नीले में, दाएं अलिंद में, दाएं नीले में, बाएं अलिंद, बाएं नीले में। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो सी वाला, बाएं अलिंद में क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है आता है। यहाँ पे देख सकते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है बाएं अलिंद में आता है। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन का परिवहन, तो उसे याद कर लेना है FEF। तो यह क्या हो जाएगा इसमें जो है, पौधों में भोजन का परिवहन जाइलम द्वारा तो नहीं होगा, पत्तियों द्वारा भी नहीं होगा, कंड द्वारा भी नहीं होगा, फ्लोएम द्वारा होगा। सो ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। F से फ्लोएम हो गया और F से क्या हो गया? फूड। बट यहाँ पे फ्लोएम का जो स्पेलिंग होता है वह होता है FLOEM होता है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न, मूत्र का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? कृत, वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी। स्वीकृत जो है बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है लार्जेस्ट। यह क्या करता है? बाइल का सिक्रीशन करता है। बाइल जो है यकृत से निकलता है। स्टोर कहाँ होता है? बाइल डक्ट में स्टोर होता है। पित्ताशय में जो है, पित्त जो है यकृत से निकलता है और स्टोर होता है बाइल डक्ट पित्ताशय में। बट यहाँ पे मूत्र का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, जो वृक्क है, किडनी है, इसी में जो होता है। अब किडनी कहाँ पाया जाता है? तो हम किडनी, आपको जो किडनी होता है कुछ इस टाइप से, इसका ऐसे दो पाई पाए रहेंगी, यहाँ पे ऐसे बना रहेगा। देन जो किडनी रहेगा वो कुछ इस टाइप से ऐसे होता है। इसके वहाँ ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है जो जिसे कैप कहा जाता है, और यह किडनी है। यह किडनी का जो है मतलब बाहरी वाला पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं किडनी जो है, वृक्क जो है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र बनाती है। अगला प्रश्न है, मानव में हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है मस्तिष्क द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा, स्वयं हृदय के स्नायु तंतु द्वारा, आंतों द्वारा। तो अगर पूछा जाए आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन के आंत में मौजूद होता है। और कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो इकोलाई पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। मानव में हृदय की धड़कन जो नियंत्रित होता है वह जो है स्वयं हृदय के स्नायु तंतुओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं। सो एक हीमोग्लोबिन मतलब एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वह ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को ले जाता है, परिवहन करता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो है आयरन धातु प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांटकर शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का उत्सर्जन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा, पसीना के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन, विसर्जन। सो पौधों में जल का उत्सर्जन जो होता है वह वाष्पोत्सर्जन इवैपोरेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इवैपोरेशन प्रोसेस के द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? पेट में, छोटी आंत में, मुंह में, ग्रास नली में। सो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वह माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं लार में मौजूद एंजाइम भोजन के स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। कहाँ पर तोड़ते हैं? मुंह में तोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग अपशिष्ट पदार्थ को रक्त से छानता है? तो वृक्क। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। और वृक्क की इकाई क्या होता है? अगर पूछा जाए वृक्क की इकाई क्या है, तो वृक्क की इकाई जो है वह नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। और तंत्रिका कोशिका की जो इकाई होता है वह जो है न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश। सो ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो मुंह में शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है माउथ में।
अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे जो है, अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन जो है इंगेज करता है, ग्रहण करता है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। So thanks for watching this video, all of you dear student. If you like this video, then don't forget to subscribe my channel, Med Mind Ved Academy। और जुड़े रहें, हम आपको जो है बहुत सारे मैराथन क्लासेस कराएंगे ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। जैसे हमने यहाँ पे आज आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का मैराथन क्लास कराया, इसी तरह हम आपको जो है जीके का और जो है इंग्लिश, जीके और इंग्लिश का क्या करेंगे, कंबाइंड मैराथन क्लास आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मेड माइंड वेद एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।